दोस्तों जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी, तबीयत पानी अच्छा होगा, स्वास्थ्य बिल्कुल कड़क होगा, है ना। हम लोग का सिंटेक्स का लेक्चर नंबर 22, आज 22वां क्लास सिंटेक्स का रिकॉर्ड हो रहा है। अभी तक जो भी रूल्स पढ़े हैं उससे आगे वाले रूल्स को हम पढ़ते हैं। तो बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं इस रूल से। ये क्या कहता है कि अगर ये तीनों फ्रेज लिखे हुए कौन कौन से, एज फॉलोज, द फॉलोइंग और द अंडरसाइंड। अब आप जानते हो इनके मीनिंग क्या होते हैं। एज फॉलोज मतलब भी होता है निम्नलिखित, और द फॉलोइंग मतलब भी होता है निम्नलिखित, और द अंडरसाइंड माने क्या होता है। ये जो अंडरसाइंड लिखा हुआ है इसका मतलब होता है अधो हस्ताक्षरी। बहुत कड़क हिंदी है भाई। अधो हस्ताक्षरी माने अंडरसाइंड कहते किसको है? अंडरसाइंड उस व्यक्ति को कहते हैं जिसका किसी भी लेटर पे, किसी भी ऑर्डर पे, किसी भी आदेश पे जिसका सिग्नेचर होता है, साइन होता है ना। अब जैसे कोई भी बात लिखी हुई हो, जैसे किसी भी क्लास में 10-20 विद्यार्थियों ने कोई लेटर लिखा कि हाँ हमें होली की छुट्टी 2 दिन पहले से चाहिए, कुछ आयोजन करना, या सरस्वती पूजा की छुट्टी चाहिए, या एसी लगना चाहिए कमरे में, कुछ भी XYZ प्रिंसिपल को लेटर लिखा। अब नीचे 10-20-25 लड़कों का साइन रहता है, तो जो नीचे साइन जिसका रहता है उसको कहते हैं अंडरसाइंड। मतलब फलाने फलाने व्यक्ति ने नीचे में साइन किया है, वही अंडरसाइंड होंगे उसके। जो अंडरसाइंड सिग्नेटरी अथॉरिटी जो उस लेटर का रहता है, जिसका साइन रहता है उस लेटर पे, उसको हम कहते हैं अंडरसाइंड। हिंदी में कहते हैं अधो हस्ताक्षरी, माने नीचे जिसका हस्ताक्षर है वो। तो इन तीनों के साथ नाउन किस तरह से लिखा जा रहा है उस पर डिपेंड करता है कि वर्ब कैसा लगेगा। जैसे सारे एग्जाम्पल्स हैं, इन सबको हम समझ लेंगे, फिर नेक्स्ट में अभी स्लाइड जो दूसरा बोर्ड में लिखूंगा उसमें क्वेश्चन रहेगा। अभी समझना है क्या करें। द नेम ऑफ द कैंडिडेट इज एज फॉलोज। दो बातों का ध्यान रखिएगा। यहां पे एज फॉलोज जो लिखा हुआ है वो फॉलोज ही होता है, कभी भी फॉलो मत लिख दीजिएगा एस हटा के। एज फॉलोज ही होता है, शब्द ही वही है, ठीक है। तो क्या होगा, द नेम ऑफ द कैंडिडेट इज एज फॉलोज, और द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट प्लेयर्स आर एज फॉलोज। अब देखिए एज फॉलोज तो दोनों जगह लिखा हुआ है, माने यहां कहने का मतलब हुआ जो कैंडिडेट है उसका नाम निम्नलिखित है, माने नीचे लिखा हुआ है। और यहां पे कह रहा है जो खिलाड़ी हैं उन सब के नाम नीचे लिखे हुए निम्नलिखित है। लेकिन जो ये एज फॉलोज इंडिकेट कर रहा है, निम्नलिखित शब्द जो ये है, वो जो इंडिकेट कर रहा है, वो जो इशारा कर रहा है, वो जो दिखा रहा है, वो क्या दिखा रहा है कि नीचे एक कैंडिडेट का नाम लिखा हुआ है। लेकिन ये वाला जो एज फॉलोज है ये कह रहा है कि नीचे बहुत सारे खिलाड़ियों का नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगेगा, यहाँ पे नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगेगा। दोनों में एज फॉलोज ही लगा रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक इसी तरह से तीसरे चौथे एग्जाम्पल्स में देखिए आप, द फॉलोइंग के साथ ऑफिसर लिखा हुआ है, तो द फॉलोइंग के साथ हम ऑफिसर भी लिख सकते हैं और ऑफिसर्स भी लिख सकते हैं। मतलब नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, नाउन प्लूरल भी हो सकता है। अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। मतलब ये जो द फॉलोइंग लिखा हुआ है, जिसका हिंदी में मतलब होता है निम्नलिखित, हम कहते हैं ना, पढ़ते हैं वैसे भी सवाल में या कुछ में भी कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें, निम्नलिखित सवालों को हल करें। निम्नलिखित माने जो नीचे लिखा हुआ है। तो ये जो द फॉलोइंग लिखा हुआ है, तो द फॉलोइंग यहां नाउन सिंगुलर भी ले सकता है, नाउन प्लूरल भी ले सकता है। उसी हिसाब से आगे वर्ब लगेगा, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। इसका अपना कोई वजूद वर्ब के हिसाब से नहीं होता है। फिर तीसरा क्या है, द अंडरसाइंड। तो नीचे हस्ताक्षर करने वाले एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर एक की बात करें यहां इस एग्जांपल के लिए, तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है रिक्वेस्ट्स
एस लगाया है लास्ट में, मैंने V5 है, वर्ब सिंगुलर बनाया है। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि वर्ब में V1 फॉर्मेट जो नेचुरल फॉर्मेट वर्ब का होता है उसको कहते हैं V1 फॉर्मेट, वो होता है प्लूरल नेचर से, और उसमें अगर हम एस या ईएस लगा दें तो वो V5 फॉर्मेट हो जाता है, वो हो जाता है सिंगुलर। तो यहाँ पे अंडरसाइंड के साथ सिंगुलर लिखा है और यहाँ पे अंडरसाइंड के साथ प्लूरल लिखा है। रिक्वेस्ट हो गया प्लूरल और रिक्वेस्ट हो गया सिंगुलर। ये है V1, ये है V5। ठीक है, विनती करना, रिक्वेस्ट करना जानते हैं क्या? टू ग्रांट हिज डिमांड्स। यहाँ पे हिज डिमांड्स माने क्या हुआ कि जिन्होंने लेटर लिख के जिनका नीचे साइन है वो अंडर सिग्नेटरी अथॉरिटी है, उस लेटर के साइनिंग अथॉरिटी है, मतलब उन्हीं के नाम पे वो लेटर लिखा गया है। देखिए लेटर आप टाइप कर दीजिए, जैसे ऑफिस का कोई लेटर निकलता है, एसपी ऑफिस, डीएम ऑफिस, मंत्री का लेटर पैड पर होता है, तो टाइप मंत्री जी थोड़े ना खुद करते हैं, टाइप तो कोई और करने वाला होता है, लेकिन वो जो साइन किया हुआ रहता है मंत्री जी का, उससे उसका क्या मतलब निकलता है कि मंत्री जी के संज्ञान में, मंत्री जी के नॉलेज में ये सारी बातें दी गई है। टाइप कोई भी किया हो, आप समझिए कि मंत्री जी ने ही टाइप किया है। तो जो उस पे साइन करने वाला है, जिसके लिए द अंडरसाइंड शब्द यूज किया गया है यहाँ पे, उसके लिए हम यहाँ क्या लिख रहे हैं? हिज डिमांड्स। मतलब साइन करने वाला कितना आदमी है? एक है और मेल है, इसलिए हिज लिखा गया। तो यहाँ पे एक के लिए सिंगुलर वर्ब रिक्वेस्ट्स लिखा गया। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? देयर डिमांड्स, मतलब साइन करने वाले, ये जो अंडर साइंड जिनके लिए लिखा गया वो साइन करने वाले एक से ज्यादा हैं, और एक से ज्यादा हुए तो यहाँ पे हो गया अंडर साइंड प्लूरल, यहाँ पे एक है तो वही अंडर साइंड यहाँ हो गया सिंगुलर, इसलिए यहाँ वर्ब लगा सिंगुलर, यहाँ वर्ब लग गया प्लूरल। क्लियर? तो रूल क्या है? कहने का हिसाब क्या निकला कि द अंडरसाइंड, द फॉलोइंग और एज फॉलोज जहां भी लिखा रहे वहां पे उसके साथ आपको सिंगुलर वर्ब भी लिखा हुआ मिल सकता है, प्लूरल वर्ब भी लिखा हुआ मिल सकता है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ये जो तीनों बातें एज फॉलोज, द फॉलोइंग और द अंडरसाइंड लिखी गई है, वो आखिरकार किस नेचर के नाउन के लिए लिखी गई है, सिंगुलर के लिए कि प्लूरल के लिए, उसी हिसाब से वर्ब लगेगा। ठीक है, अब फिर दूसरे पॉइंट पे आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से समझिएगा, और अक्सर लोग इसमें गलती करते हैं। आप देखिए, अगर आप बनाते होंगे कोई भी सवाल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह ट्राई करते होंगे, तो ये पक्का मिलेगा एकदम। ये प्यारा क्वेश्चन होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, बहुत ये डार्लिंग है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का। अब क्या है, स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट के साथ में, सब्जेक्ट के जगह में नाउन लिखने का स्ट्रक्चर क्या रहेगा? वन ऑफ द, उसके बाद नाउन लिखेगा और इसके तुरंत बाद वर्ब आएगा। तो वन ऑफ द लिखेगा, उसके बाद नाउन आएगा, तो नाउन रहेगा प्लूरल लेकिन वर्ब रहेगा सिंगुलर। लेकिन इस पे ध्यान दीजिए, अगर वन ऑफ द लिखा, इसके बाद नाउन लिखा, नाउन प्लूरल यहां भी था ना, वन ऑफ के बाद यहां भी वन ऑफ द लिखा, उसके बाद नाउन लिखा, तो नाउन प्लूरल हुआ। लेकिन इसके बाद कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, जैसे हु, विच, दैट, अगर इनका यूज हो गया तब वर्ब प्लूरल होगा। अब इस लॉजिक को एग्जाम्पल से समझिए कि क्यों ऐसा बदलाव आता है। पहला एग्जाम्पल कह रहा है वन ऑफ द स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है ना, वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज स्कोर्ड अबव 96% मार्क्स। अब आपको अगर पढ़ चुके होंगे तब तो ठीक है, नहीं तो जो पहली बार पढ़ रहे हैं या जिनका अक्सर इस पॉइंट पे गलती होता है वो समझिए, इसको बहुत आसान है समझना, खाली थोड़े से ध्यान का जरूरत है। यहाँ पे लिखा हुआ वन ऑफ द स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स के बाद आपको क्या लिखा हुआ दिख रहा है? हैज। इससे यह पता चलता है कि या तो स्टूडेंट्स के हिसाब से हैज नहीं आया है, और नहीं स्टूडेंट्स के हिसाब से हैज आया है तो गलत आया है। अब देखना है कि स्टूडेंट्स के हिसाब से हैज आया है क्या। तो ये हैज किसके लिए लिखा है? हमने आपको शुरुआत में भी बताया कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अगर नहीं पता चल रहा हो कि वर्ब सही लिखा है कि नहीं, और उसके अनुसार से सब्जेक्ट पकड़ में आपको नहीं आ रहा हो, तो क्या कीजिए, जो भी वर्ब यहाँ हेल्पिंग वर्ब है उसका अगला पोर्शन, अगला शब्द को देखिए क्या कर रहा है। स्कोर्ड अबव 96% मार्क्स, मतलब 96% से भी ऊपर नंबर लाए हैं। कितने?
क्या इन सारे विद्यार्थियों ने 96% से ऊपर नंबर लाया कि बहुत सारे विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी ने लाया? क्या आपको समझ में आ रहा है इस सेंटेंस से? क्या कर रहा है? वन ऑफ द स्टूडेंट्स मतलब बहुत सारे विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी ने क्या किया है? हैज स्कोर्ड अबव 96% मार्क्स, 96% से ऊपर नंबर लाया है। कौन? बहुत सारे विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी। सारे विद्यार्थी 96% मार्क्स नहीं लाए। स्टेटमेंट को गौर से पढ़िए। वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज स्कोर्ड मतलब सारे विद्यार्थियों में से कितने विद्यार्थियों ने स्कोर किया 96% मार्क्स? मतलब ये जो जानकारी दिया हुआ है स्कोर्ड अबव 96% मार्क्स, ये जानकारी कितने स्टूडेंट्स के लिए है? एक के लिए कि एक से ज्यादा के लिए? आप ध्यान दीजिए, वन ऑफ द स्टूडेंट्स सारे विद्यार्थियों में से एक ने। लेकिन दूसरा एग्जांपल देखते हैं तो यहां पे लिखा हुआ वन ऑफ द स्टूडेंट्स who have scored above 96% marks is my brother। अब इसको समझिए ध्यान से। क्या ये लाइन कहता है कि बहुत सारे विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी ने 96% से ऊपर लाया है। बहुत सारे विद्यार्थी हैं, लेकिन ये जो बात लिखी हुई है ये किसके लिए लिखी हुई है? एक विद्यार्थी के लिए। तो हुआ हैज स्कोर्ड। ये कह रहा है कि जितने भी सारे विद्यार्थियों ने 96% नंबर लाया है, उससे ऊपर नंबर लाया। क्या कह रहा है? जितने सारे विद्यार्थियों ने 96% से ऊपर नंबर लाया है उसमें से एक मेरा भाई है। अब दोनों का अंतर समझ रहे हैं आप? यहां पे ये जो वन ऑफ द स्टूडेंट्स है ये एक्चुअली सब्जेक्ट बन किसका रहा है? ये सब्जेक्ट बन रहा है इसका, इज माई ब्रदर का। समझ रहे हैं आप बात को? ये बन रहा है इज माई ब्रदर का। क्या होगा? वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज माई ब्रदर। तो ये वाला रूल, ऊपर वाला जो रूल है वो तो वहां लागू हुआ ही, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज माई ब्रदर। अब किसमें से एक विद्यार्थी आपका है? तब हम कह रहे हैं कि who have scored above 96%। मतलब क्या हुआ इस सेंटेंस का कि जितने भी विद्यार्थियों ने 96% से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं, जितने भी विद्यार्थियों ने 96% से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं, उन्हीं में से एक मेरा भाई है। तो ये जो इज लिखा हुआ है वो है वन ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए। क्या? वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज माई ब्रदर। विद्यार्थियों में से एक मेरा भाई है। अब ये बताता है किन विद्यार्थियों में से एक की आप बात कर रहे हैं भाई? कह रहा है कि हु हैव स्कोर्ड अबव 96%। जिन सारे विद्यार्थियों ने 96% से ऊपर किया है उन्हीं में से एक। दोनों में अंतर है ना? ये कह रहा है कि बहुत सारे विद्यार्थी में से एक ने 96% स्कोर किया। ये कहता है कि जितने भी 96% से ऊपर स्कोर करने वाले उनमें से एक मेरा भाई है। अंतर आया ना दोनों में? जैसे कहेगा क्या कि वन ऑफ द पॉलिटिशियंस इज माई अंकल। मतलब जितने भी राजनेता हैं, जितने भी पॉलिटिशियन हैं, उनमें से मेरे अंकल कौन है? एक। वन ऑफ द पॉलिटिशियंस इज माई अंकल मतलब पॉलिटिशियंस तो बहुत सारे, लेकिन उनमें से एक मेरे अंकल है। और अगर कहा जाए वन ऑफ द पॉलिटिशियंस हु हैव बिकम चीफ मिनिस्टर्स, तो वन ऑफ द पॉलिटिशियंस हु हैव बिकम चीफ मिनिस्टर्स इज माई अंकल में क्या होगा? जितने भी पॉलिटिशियन मुख्यमंत्री हुए हैं उनमें से एक मेरे अंकल भी हैं, वो भी मुख्यमंत्री हुए हैं। दोनों में अंतर है ना? तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि वन ऑफ द तो दोनों में लिखा रहेगा, उसके बाद नाउन भी दोनों में प्लूरल रहेगा, लेकिन अगर डायरेक्ट इसके बाद वर्ब लगा दिया तो सिंगुलर लगेगा, और हु विच दैट लगाया तो इसके बाद वाला वर्ब होगा प्लूरल, और लास्ट में फिर इधर आएगा सिंगुलर। अच्छा, यहाँ पे 2, 3, 4 अगर देगा तब तो प्लूरल चला जाएगा, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मान लीजिए 2 ऑफ द स्टूडेंट्स लिख दिया, तो आप गलती से भी इसी को सब्जेक्ट मान लिए पूरे का, तो भी 2 में यहां भी हैव लगेगा और यहां भी आर लगेगा।
तब तो ठीक ही हो जाएगा। लेकिन 2 वाला देगा नहीं, देगा 1 वाला, क्योंकि 1 वाला में ही कंफ्यूजन होता है, एक जगह प्लूरल एक जगह सिंगुलर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट का कंफ्यूजन क्रिएट होता है सिंगुलर वाले में ही, 1 वाले में ही, ठीक है। तो दोनों जगह वन ऑफ द स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, लेकिन एक जगह रिलेटिव प्रोनाउन लगाया तो उसके बाद हैव लगाया, एक जगह डायरेक्ट वर्ब लगा रहा है तो हैज लगाया। वैसा ही है, वन ऑफ द मैनेजर्स इज एब्सेंट टुडे, मतलब जितने भी मैनेजर्स हैं उनमें से एक मैनेजर एब्सेंट है। एब्सेंट होने की बात कितने मैनेजर्स के लिए कह रहा है? एक मैनेजर के लिए। क्या कहता है? वन ऑफ द मैनेजर्स इज एब्सेंट टुडे, जितने भी मैनेजर्स हैं उनमें से एक मैनेजर आज अनुपस्थित है। सो यू नीड टू हैंडल एवरीवन, इसलिए आप ही को सब कोई को हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि एक मैनेजर, जो भी हमारे पास मैनेजर्स हैं 3 4 5 8 10, उनमें से एक एब्सेंट है, इसलिए आपको सबको हैंडल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, एब्सेंट वर्ड जो लिखा गया है उसके साथ जो ये वर्ब लिखा हुआ है इज, वो किसके लिए है? वो सारे मैनेजर्स में से एक के लिए है, तो इसलिए यहाँ पे इज हुआ। लेकिन ये कह रहा है ही इज वन ऑफ द मैनेजर्स हु वर एब्सेंट दैट डे। अब मान लीजिए अगले दिन जो एब्सेंट मैनेजर था वो आ गया, तो उसके बारे में क्या कहेंगे कि ये उन मैनेजर्स में से एक है जो उस दिन एब्सेंट थे। अब मान लीजिए उस दिन 2 4 5 10 मैनेजर भी एब्सेंट थे। अब ऐसा नहीं है कि इसी को खींच के इसमें लाइए कि इसमें तो एक एगो एब्सेंट था जी, एगो एब्सेंट था, वो इस एग्जाम्पल के लिए था। इस एग्जाम्पल का क्या कहना है, सॉरी इधर चौथा एग्जाम्पल का, ही इज वन ऑफ द मैनेजर्स, यह वह उन मैनेजर्स में से एक है। ये जो ही लिखा हुआ है इसके बारे में कह रहा है कि ये जो व्यक्ति है ही, ये उन मैनेजर्स में से एक है जो उस दिन एब्सेंट थे। मतलब उस दिन जो एब्सेंट रहने वाले मैनेजर्स की संख्या थी वो एक से ज्यादा थी। बहुत सारे ऐसे मैनेजर थे जो उस दिन एब्सेंट थे। तो एब्सेंट रहने वाला यहाँ जो बात कहा जा रहा है हु लिख के, वो बहुत सारे मैनेजर्स के लिए कहा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे वर लगा। लेकिन यहाँ पे इज क्यों लगा? क्योंकि कह रहा है ही इज वन ऑफ द मैनेजर्स। क्लियर? इसी तरह से पांचवा एग्जांपल एक आता है, विराट कोहली इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैव प्लेड मोर देन 50 टेस्ट्स। क्या हुआ इसका कहने का मतलब? कहता है कि विराट कोहली उन खिलाड़ियों में से एक है। किन खिलाड़ियों में से भाई? तो जिन खिलाड़ियों ने 50 से ज्यादा टेस्ट खेले हैं, मतलब 50 से ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले जितने भी खिलाड़ी हैं विराट कोहली उन्हीं में से एक है। तो 50 से ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले खिलाड़ी एक अकेला विराट कोहली है कि बहुत सारे खिलाड़ी हैं? बहुत सारे खिलाड़ी हैं। क्या कह रहा है कि विराट कोहली उन सारे खिलाड़ियों में से एक है जिन्होंने 50 टेस्ट खेला है। तो विराट कोहली एक है, यहाँ इज लगा, वन ऑफ द प्लेयर्स के बाद हु लगा दिया, तो क्या लगाया? हैव। उन सारे खिलाड़ियों में से एक है विराट कोहली जिसने 50 टेस्ट से ज्यादा मैच खेले हैं। तो विराट कोहली नहीं, जितने भी खिलाड़ियों ने 50 से ज्यादा टेस्ट खेले हैं ये विराट उन्हीं में से 50 100 200 जितने भी हैं उन्हीं में से ये भी एक है। ठीक है? जैसे आप मान लीजिए किसी कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीते, उसी कंपटीशन में 10 लोग और गोल्ड मेडल जीता, होता है ना। एक कंपटीशन जैसे तैराकी का है तो 10 बार इवेंट हुआ तैराकी का, 10 कंपटीशन अलग अलग दिन अलग अलग तारीख में हुआ। आज आप गोल्ड मेडल जीते, कल कोई और जीता, परसों कोई और जीता। तो मान लीजिए 10 दिन हुआ, उसमें 6 आदमी जो है वो गोल्ड मेडल जीता, कोई दोबारा भी जीत गया। तो टोटल गोल्ड मेडलिस्ट की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। अब जब आपके बारे में कहेगा कि हाँ जी ये गोल्ड मेडलिस्ट है, तो आपके बारे में क्या कहेगा कि ये उन सारे गोल्ड मेडलिस्ट में से एक है। ठीक है? तो क्या लिखेंगे? यू आर one of the gold medalists who have won gold medals। गोल्ड मेडलिस्ट तो है ही। अगर आप अपने क्लास में आपका टेस्ट हुआ और बेस्ट स्टूडेंट का चुनाव हुआ है ना, अब बेस्ट स्टूडेंट में क्या है, मान लीजिए 90% से प्लस स्कोर करने वाला 10 विद्यार्थी हुआ, उसमें से आप एक हैं। तो 90% की जब बात होगी
तो 10-15 विद्यार्थी को मान लीजिए 90% आया, तो उन 15 में से एक है ना आप, 14 और हैं जिनका 90% से ऊपर हुआ, तो हम क्या कहेंगे, ही या सी, आपके लिए ही या सी लिखेंगे, तो कहेंगे सी इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड more than 90%, above 90%. She is one of the students who have scored. She is one of the students who have scored. वह उन सारे विद्यार्थियों में से एक है जिन्होंने 90% से ऊपर स्कोर किया है। तो यहाँ 90% से ऊपर करने वाले ढेर सारे हैं, आप उन्हीं में से एक हैं। तो ये जो वन ऑफ द है उसके बाद नाउन आएगा तो प्लूरल और वर्ब सिंगुलर, और वन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल आएगा और हु विच दैट लगा दिया तो वर्ब प्लूरल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर जगह आपको गिरते पड़ते इस पे एक सवाल कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉम्पिटिशन में मिलते रहेगा हमेशा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग 5-6 सवाल भी इससे रिलेटेड और बना लेते हैं। 8-10 एग्जाम्पल्स तो हो ही गए, 5-6 सवाल भी अलग से बनाते हैं, एज फॉलोज द फॉलोइंग, अंडरसाइंड और वन ऑफ द पर, तब हम लोग का और भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। ठीक है, आइए अब हम इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं, इन क्वेश्चंस को देखते हैं, सॉल्व करने का कोशिश करते हैं कि अभी जो हमने रूल्स पढ़े, 2 रूल्स थे, कौन कौन से। पहला था कि द अंडरसाइंड रहेगा या द फॉलोइंग रहेगा या एज फॉलोज रहेगा, तो हम नाउन्स को देखेंगे वर्ब यूज करने के लिए, ना कि इन तीनों को देखेंगे। एज फॉलोज, द फॉलोइंग और द अंडरसाइंड के केस में जैसा नाउन वैसा वर्ब, इन तीनों का कोई रोल नहीं होता है वर्ब डिसाइड करने में। सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। और फिर हमने पढ़ा था क्या कि वन ऑफ द लिखा रहे तब नाउन हो और वर्ब हो, तो नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर होता है। लेकिन वन ऑफ द रहे तब नाउन हो और तब पहले हु विच दैट लग जाए तब वर्ब हो, तो नाउन तो प्लूरल होता है, वर्ब भी प्लूरल होता है। क्लियर है, वन ऑफ द रहे फिर नाउन रहे फिर वर्ब रहे, तो नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर। लेकिन वन ऑफ द प्लस नाउन प्लस हु विच दैट प्लस वर्ब, जो अभी पीछे हमने बताया, तो नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। अब देखते हैं पहला, लिख रहा है द अंडरसाइंड वर नॉट रेडी टू लीव हिज पोस्ट एंड हिज फैमिली। अब अंडरसाइंड के साथ क्या है, वर्ब भी लग सकता है, वाज भी लग सकता है। लेकिन आगे के सेंटेंस को जब देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट रेडी टू लीव हिज पोस्ट। अब हिज वर्ड तो लिखा जाएगा जो सिंगुलर होगा उसी के लिए, मैस्कुलिन जेंडर होगा, सिंगुलर होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही आता है, उसका रिलेटिव बनता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव हिज बनता है। तो ये हिज बता रहा है कि हम एक आदमी की बात कर रहे हैं। फिर आगे एक और हिज है, ये भी बता रहा है कि हम एक ही आदमी की बात कर रहे हैं। क्या कहता है कि लेटर पे जिसका साइन किया हुआ भाई साहब, जिसको अंडर साइंड हम बोल रहे हैं, वो अपना पोस्ट और अपने फैमिली को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। तो वो 2 सेक्शन में हिज बता रहा है कि ये जो आदमी है वो अकेला है, और अकेला है तो यहाँ वर नहीं होगा, क्या होगा, वाज होगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए में टिक लगेगा। फिर है इन द लास्ट सीन द फॉलोइंग एरर्स रिलेटेड टू द कैमरा वाज फाउंड। कह रहा है कि लास्ट सीन में कोई शूटिंग चल रही होगी या हमारे जैसा गरीबी रेखा में वीडियो बनाने वाला होगा, तो कैमरा में कुछ लास्ट सीन में, लास्ट वीडियो में आ गया होगा एरर। तो कह रहा है इन द लास्ट सीन द फॉलोइंग एरर्स रिलेटेड टू द कैमरा वाज फाउंड। अब द फॉलोइंग के बाद क्या लिखा हुआ है, एरर्स लिखा हुआ है। नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे रिलेटेड टू द कैमरा के बाद क्या लिख दिया, वाज लिख दिया है। होना क्या चाहिए था, इन द लास्ट सीन द फॉलोइंग एरर्स रिलेटेड टू द कैमरा, और वाज के जगह होना चाहिए था वर फाउंड। क्लियर है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी में हम टिक लगाएंगे। फिर कहता है द रूम नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए। क्या कर रहा है, पढ़िए फिर से, द रूम नंबर, रूम नंबर्स नहीं है, रूम नंबर, एक की बात कर रहा है। द रूम नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, उन सारे विद्यार्थियों का रूम नंबर, मतलब एक ही रूम में सारे विद्यार्थी रहते हैं, गौर कीजिएगा इस बात पे। क्या कह रहा है, द रूम नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए, माने सेक्शन ए के सारे विद्यार्थियों का रूम नंबर
आर एज फॉलोज की इज एज फॉलोज। ये जो एज फॉलोज लिखा हुआ है मैंने नीचे लिखा, नीचे क्या लिखा हुआ रहेगा, रूम नंबर, रूम नंबर के रूम नंबर्स, रूम नंबर लिखा हुआ है। चाहे जितना भी विद्यार्थी हो, एक ही में रह सकता है कि नहीं रह सकता, ये मेरा मुद्दा नहीं है। मुद्दा है सेंटेंस क्या लिखा हुआ है। सेंटेंस कहता है रूम नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए, सेक्शन ए के विद्यार्थियों का रूम नंबर। तो यहाँ पे इज होगा आर के जगह पे। क्लियर है। तो यहाँ पे आर के जगह हमने इज चेंज किया, ऑप्शन नंबर सी में हम लोग टिक लगाएंगे। क्लियर। फिर फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि एम के गांधी वाज वन ऑफ द लीडर्स हु वाज अरेस्टेड। अब आप ध्यान देख रखिए, हमेशा जैसे ही वन ऑफ द लिखा हुआ रहे तो यहाँ पे नाउन तो प्लूरल होगा, अगर हु लगा तो वर्ब प्लूरल, हु मतलब हु विच दैट, तीनों ध्यान रखिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन ज्यादातर यही लगता है, हु विच दैट। ऐसा वेयर भी लगा सकता है जगह का नाम लिखेगा तो, लेकिन कॉमन यूज का हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हु विच दैट जैसे ही लिखा हुआ रहे तो आप समझ जाइएगा कि इसके बाद वाला वर्ब को प्लूरल होना पड़ेगा। तो कह रहे हैं एम के गांधी वाज वन ऑफ द लीडर्स हु वाज अरेस्टेड दैट डे। एम के गांधी उन नेताओं में से एक थे जो उस दिन गिरफ्तार किए गए थे। किसी भी एक आंदोलन की बात कर रहा होगा स्वतंत्रता के समय का, तो आपस में जब चर्चा चल रहा है तो कह रहा है कोई कि उस दिन जितने भी नेता गिरफ्तार हुए थे, महात्मा गांधी भी उन्हीं में से एक थे। किन में से, गिरफ्तार होने वाले नेताओं में से। तो यहाँ जो गिरफ्तार होने की बात की जा रही है वो सिर्फ महात्मा गांधी के लिए है कि ढेर सारे नेता को गिरफ्तार किया गया था, उसमें से महात्मा गांधी एक थे। तो जब ढेर सारों को गिरफ्तार किया गया तो यहाँ हु नहीं होगा, सॉरी हो माय फॉल्ट, वाज नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, वर होगा, सॉरी माय मिस्टेक। हु तो रहेगा ही, यहाँ वाज नहीं होगा, क्या होगा, वर होगा। तो हम यहाँ से वाज को काट के और ऑप्शन सी में टिक लगाएंगे। फिर कहता है सी इज वन ऑफ द गर्ल्स हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर दिस प्राइज। किस चीज के लिए सिलेक्शन हुआ है, इस प्राइज के लिए, इस पुरस्कार के लिए। किन का, बहुत सारी लड़कियों का, और ये उन्हीं में से एक है। तो प्राइज के सिलेक्शन के लिए बहुत सारे लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है प्राइज के लिए, कि सिर्फ इनका हुआ है। क्या है सेंटेंस, ये उन सारी लड़कियों में से एक है। किन सारी लड़कियों में से, उन सारी लड़कियों में से जिनको इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो यहां फिर से हु आया ना, तो यहां हैज बीन नहीं होगा, क्या होगा, हैव बीन। ऑप्शन नंबर बी में टिक लगाएंगे। क्लियर। फिर कहता है वन ऑफ द हाउसेस एमंग दिज हाउसेस, मतलब इन सारे घरों के बीच में जो एक घर है। जैसे कहीं किसी मोहल्ला में दिखाने गए या अपने छत पे खड़े हैं, सामने 10 20 50 घर बने हुए हैं, तो आप कहिएगा इन्हीं 50 घरों के बीच में एक घर मेरा भाई का भी है। तो वही कह रहा है वन ऑफ द हाउसेस, सारे घरों में से एक घर। किन सारे घरों में से, अमंग दीज हाउसेस, है ना। वन ऑफ द हाउसेस अमंग दीज हाउसेस, इन सारे घरों के बीच में, उनमें से कितना घर है, एक घर है। अब देखिएगा यहाँ पे नाउन का यूज, ध्यान से देखिएगा इसको। वन ऑफ द हाउसेस अमंग दीज हाउसेस बिलोंग टू माई एल्डर ब्रदर, मेरे बड़े भाई से बिलोंग करता है, माने मेरे बड़े भाई का है। तो मेरे बड़े भाई का एक ही घर है ना, इन सारे घरों में से एक ही घर है ना। हु विच दैट कहीं यूज नहीं हुआ है, इसका मतलब है ये एक घर की चर्चा कर रहा है। मतलब क्या आप समझ सकते हो, वन ऑफ द हाउसेस अमंग दीज हाउसेस, इन सारे घरों में से एक घर मेरे बड़े भाई का है। तो मेरे बड़े भाई का जो ये बिलोंग टू माई एल्डर ब्रदर लिखा हुआ है, ये एक ही घर ना, तो ये बिलोंग नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, BELONGS, बिलोंग्स होगा, सिंगुलर वर्ब लगाना होगा। ऑप्शन नंबर सी में टिक लगाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट बैटल्स, मतलब जो सारी महत्वपूर्ण लड़ाइयां, दैट वर फाउट, जो सारी महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी गई थी, उसमें से एक लड़ाई आर बैटल ऑफ बक्सर।
क्या कह रहा है, जो सारी महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी गई थी, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट बैटल्स दैट वर फाउट। अब यहां पे देखिए ये जो बैटल्स लिखा हुआ है ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेकिन ये स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है ना, वन ऑफ द के बाद नाउन आया तो नाउन प्लूरल है, और उसके बाद हु विच दैट लगा दिया तो वर्ब भी प्लूरल होगा, तो यहां दैट लगा दिया तो वर्ब तो प्लूरल है, ठीक है। लेकिन आगे क्या कह रहा है इस पे ध्यान दीजिए, कहता है वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट बैटल्स, जो सारी महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी गई थी। तो ये जो वर लिखा हुआ ये सारी महत्वपूर्ण लड़ाइयों के लिए है, कि जितनी भी सारी महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी गई थी उन्हीं में से एक है बैटल ऑफ बक्सर। मतलब उन सारी लड़ाइयों में से एक लड़ाई की बात की जा रही है, कब, जब हम बैटल ऑफ बक्सर का नाम लेते हैं। तो यहां जो आर है ये आर नहीं होके क्या होगा, इज होगा। बैटल ऑफ बक्सर इन सारी लड़ी हुई महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक है, तो वहां पे सिंगुलर होगा, इसलिए यहां टिक लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी में। और फिर है 8th में, वन ऑफ द प्लेयर्स लिव विथ हिज फैमिली इन दैट अपार्टमेंट। अब वन ऑफ द प्लेयर्स है, फिर हु विच दैट नहीं लगा हुआ है, तो ये सिंगुलर होगा ना, तो लिव नहीं होके LIVES क्या हो जाएगा, लिव्स। तो ऑप्शन नंबर ए में लगाएंगे। क्लियर। आई थिंक कि एज फॉलोज द फॉलोइंग द अंडरसाइंड और वन ऑफ द का टू स्ट्रक्चर्स, ये क्लियर हो गया होगा अभी तक में मेरे हिसाब से। लेकिन फिर भी अगर कुछ भी डाउट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को डालिए, मैं कमेंट बॉक्स में ही आपका आंसर दूंगा। अगर आपको लगता हो कि वीडियो से फ़ायदा होता है, आपको कुछ असर पड़ रहा है, आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है, तो प्लीज़ वीडियोज को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी लोगों को इस चैनल के बारे में बताइए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट अच्छा बुरा कुछ भी ज़रूर कीजिएगा। बुरा होगा तो हम सीखेंगे, अच्छा होगा तो खुश हो जाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।